बेटा स्नेहा, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतला सा दलिया बना दोगी? वो उनके दांतों से रोटी सही से चबती नहीं है। मधु जी ने बड़े सहमे लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू स्नेहा से कहा। सास मधु जी की बात पर स्नेहा तिड़कते हुए बोली, ओहो, बुढ़िया ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतला सा दलिया चाहिए। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबका, जो मुंह उठाए चली आई फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रह, मुझे बहुत काम है। बहू के कुट वचन सुन मधु जी सहम सी जाती है और आंसू मोतियों की तरह पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए वो अपने कमरे में वापस आती है। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति मोहन सिंह जी उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगाते और मधु जी के कुछ कहने से पहले ही वो पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो मधु, संतान तो इनकी भी है। आज जैसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल को इनके साथ करेगी। तुम देखो मधु, जब हम लोगों ने अपने माँ पिताजी की दिन रात सेवा की, तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर ये लोग तो हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, तो सोचो इनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। मधु जी, आप छोड़िए इन लोगों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है, मैं तो खुद भी पकाकर खा सकती हूँ। बस वो डायन स्नेहा ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया है माँ बाप ने स्नेहा, परंतु स्वभाव एकदम नाम के विपरीत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद स्नेहा के कमरे में जाने के बाद मधु जी पति मोहन जी के लिए दलिया बना लाई और बड़े प्रेम से उन्हें दिया। मधु जी और मोहन जी के विवाह को लगभग 32 बरस पूरे होने को आए थे। जब मधु जी का विवाह मोहन जी से हुआ तब वो सिर्फ 18 बरस की थी। बड़ी दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबका आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का सबका मन जीत लिया था। जहाँ मधु जी नटखट और चंचल स्वभाव वाली थी, वहीं दूसरी ओर मोहन जी हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गभरू जवान थे। मोहन जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद मधु जी ने प्यारे से बेटे सार्थक को जन्म दिया, जिसके आने से मधु और मोहन जी का परिवार जैसे पूरा ही हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही चेचक की बीमारी के चलते भगवान को प्यारा हो गया। सार्थक के जाने के साथ ही मधु और मोहन जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए। परंतु ये उदासी के बादल छटे मधु और मोहन जी के दूसरे बेटे सचिन के जन्म से। उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया और फिर सचिन के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया वंदना के आने से मधु और मोहन जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया वंदना के आते ही बड़े भाई सचिन और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपत्ति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। मोहन जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था, उनके लिए वो महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पहनने की कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चे सचिन और वंदना की शिक्षा पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। मधु जी एक समझदार गृहिणी की भांति पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। वंदना बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी, सुंदर, सुशील एवं थोड़ी सी नटखट। मधु और मोहन जी वंदना की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वंदना की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 3 माह बाद ही वंदना का विवाह धीरज से संपन्न हो गया। मधु और मोहन जी ने धीरज के रूप में दामाद नहीं एक और बेटा पाया था। धीरज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। मधु और मोहन जी को
अपने माता पिता समान ही आदर सम्मान देते थे। धीरज जी रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारणवश उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए वो लोग मधु और मोहन जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी सौम्या अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। सचिन की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी ही पसंद की लड़की स्नेहा से शादी कर ली। सचिन ने स्नेहा की जैसी छवि अपने माता पिता के सामने दर्शाई थी, उसे मधु और मोहन जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। स्नेहा के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे। जैसा नाम उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी, बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वो तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मधु जी उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी स्नेहा गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सचिन ऑफिस से घर आया, उसने आते ही सचिन पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन हूँ जो जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। सचिन भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप स्नेहा की कड़वी बातें सुन रहा था। स्नेहा फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि स्नेहा डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मलिका हो, तुम्हें तो मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा। और यहाँ देखो, रानी की बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके 2-2 सपूतों को संभालूं, या उन दोनों बूढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइशें पूरी करूं। सचिन डरते डरते कहता है, स्नेहा डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम इससे काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पी कर बिस्तर ही तो तोड़ते हैं दोनों बूढ़ा बूढ़ी। पति की बात सुन स्नेहा ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे ना उनका काम करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवाकर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी, आज मैं बता दे रही हूँ। या तो आप उन दोनों बूढ़ों का चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वो भी अकेले। फिर संभालना अकेले आप ही, अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को भी। सचिन बोला, शांत हो जाओ स्नेहा, तुम गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। स्नेहा और सचिन गुस्से में तिलमिलाए हुए मधु और मोहन जी के कमरे की तरफ जाते हैं। सचिन, जो अभी भीगी बिल्ली बनकर स्नेहा की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माँ पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते तुम स्नेहा को? क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता तब तो तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत खुश रहते हैं ना, क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। सचिन की बात सुन मधु और मोहन जी दंग रह जाते हैं और मोहन जी कहते हैं कि बेटा, ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर मधु जी भी बोलती है, बेटा हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बात सुन स्नेहा बोली, ओहो सचिन, देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। सचिन फिर से चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब हल जुतवाओगे इससे? बस अब मैंने निर्णय ले लिया है कि कल तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो, फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ, रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे भौचक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई अनाथ हो, लवारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। मधु जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती, रोते रोते बोलती है, बेटा तू होश में तो है ना कि क्या कह रहा है? इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में,
तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? सचिन बोला, मैं कुछ नहीं जानता। कल से स्नेहा तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, स्नेहा अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना। बाद का बाद में देखा जाएगा। सचिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुना पत्नी का हाथ पकड़ वहाँ से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग हर इच्छा पूरी की थी। उसे वो हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्य वर्गीय माता पिता की तरह अपनी तरफ से वो लोग दे सकते थे। स्नेहा ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते, पर इसमें भी स्नेहा को सुकून कहाँ था। वो अब भी मधु जी को परेशान करने में कोई कमी न छोड़ती थी। एक दिन मधु जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी स्नेहा भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और मधु जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली कि ये बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर फैलाऊंगी। मधु जी को स्नेहा की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई, क्योंकि वे एक समझदार महिला थी, इसलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं। अगले दिन बाहर सहन में बनी हुई टंकी पर मधु जी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो स्नेहा फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़ी, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर मधु जी बोली, बहू तू तो अपने किचन में भी सिंक में बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ बुढ़ी कि तेरे इशारे पर नाचूं, जो तू बोले वही करूं, जहाँ तू बोले वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर मधु जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गई। स्नेहा अक्सर ऐसा ही करती, वो हर काम में मधु जी की नकल करती। अगर मधु जी कपड़े धोती तो वो भी अपने कपड़े धोने लगती, वो बर्तन धोती तो स्नेहा भी वैसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। न जाने उसे ये सब करके क्या मज़ा आता था। स्नेहा के द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। मधु जी अपने पति से बोली, देखिए ना जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना ही स्नेहा ने और सामान दिया और ना ही सचिन ने सामान के लिए पैसे। इस पर मोहन जी कहते हैं, मधु, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। मधु जी बोली, परंतु सचिन ने कहा था कि वो हमें खर्चे के पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर वो पैसे दे या सामान। मोहन जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। मधु जी सचिन के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थिति बताते हुए कहती है, बेटा, हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, या तो तू स्नेहा से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे, तो मैं खुद ही सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर सचिन अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्याशी के लिए ना ही फालतू पैसे है और ना ही स्नेहा अब तुम्हें अपने किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही, चैन से सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने कूट वचन सुन अपने आंसू रोक नहीं पाती है। बेटे की बातें सुन उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी
मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वो कमरे में वापस आई और मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है, मधु तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसे संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूँ कुछ। मधु जी बोली, परंतु आप क्या करेंगी, आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती। पर मधु जब तक जीवित है ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना, देखता हूँ बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। मोहन जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में ही भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी मोहन जी किसी काम की तलाश में 2 पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वो कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते हैं तो उठाकर घर छोड़ जाते हैं और मधु जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। मधु जी पति को ऐसी बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है। मोहन जी को लेटाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और रोते रोते कहती है, मैंने मना किया था आपको कि मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता, इतना कहकर वो और ज़्यादा रोने लगती है। मोहन जी इस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। फिर मधु जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है, मैं तो आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। शर्मा जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद मोहन जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाती है तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है कि चाचा जी को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, उनको अच्छे खान पान की ज़रूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, फिर आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि ये खाना अच्छे से खा पाएं। मधु जी सचिन के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांगती है, परंतु सचिन जरा भी दया नहीं खाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है और उस दिन अपनी बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन सचिन के जाने के बाद भगवान मसीहा बनकर वंदना और धीरज को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद मधु और मोहन जी से मिलने आ रहे थे। सौम्या भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वो लोग मधु और मोहन जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए माता पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाती हैं। वंदना की तो जैसे रूह कांप जाती है। सौम्या भी भागकर नानी के गले लगकर रो पड़ती है। मधु और मोहन जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। वंदना और धीरज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर सचिन और स्नेहा इस समय उनके सामने होते तो वो लोग उनका मार मार कर भरता बना देते। वंदना और धीरज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि सचिन और स्नेहा के ट्रिप पर से वापस आने से पहले अपने माँ बाबूजी को मधु कॉस्मेटिक्स के नाम से उनके विश्राम कक्ष में ही आगे की तरफ छोटा सा शटर लगवाकर एक कॉस्मेटिक्स की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि मधु और मोहन जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। माँ और बाबूजी का ख्याल रखने का बोलकर वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही सचिन और स्नेहा ट्रिप से वापस आते हैं तो मधु कॉस्मेटिक्स को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि ये मदद वंदना और धीरज के सिवाय कोई नहीं कर सकता। स्नेहा जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बूढ़ा बूढ़ी में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए हुए थे तब दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए।
जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी जिद के आगे सचिन भी हार जाता है और उसको ठीक अपने माँ पिताजी की दुकान के सामने ही स्नेहा कॉस्मेटिक्स के नाम से कॉस्मेटिक्स की दुकान खुलवा देता है। स्नेहा ने दुकान खोलते ही फिर से मधु जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक मधु जी की दुकान की तरफ जाते वो बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट सामान रखती हूँ। मैं एकदम ओरिजिनल, वो सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली है। आप यहाँ मेरी दुकान पर आइए, देखिए सारी वैरायटी उपलब्ध है। लैक्मे, हिमालय, पॉन्ड्स, गार्नियर सब मिलेगा आपको। ऐसे ही चालाकी करके स्नेहा सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती। उधर मधु और मोहन जी को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब स्नेहा की दुकान पर जाने लगे। इधर स्नेहा अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कमला स्नेहा की दुकान से एक दिन पहले सिर में लगाने के लिए मेहंदी लेकर गई थी, वो गुस्से से लाल हुई वापस स्नेहा की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओ स्नेहा मैडम, देख देख, तेरी दुकान से खरीदी हुई मेहंदी ने मेरे सिर की क्या हालत कर डाली। देख आंखें फाड़ कर मेरे कितने बाल झड़ गए एक ही रात में। तेरी मेहंदी ने मुझे गंजा बना डाला। स्नेहा बोली, मैं तो जी अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, ये साइड इफ़ेक्ट आपको किसी और चीज़ से हुआ होगा। कमला बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान बेचती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख तू, अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। रेनू, शिखा, विमला, रूबी, आओ आओ सब यहाँ आओ। देखो भाई, सब लोग देखो इस स्नेहा की सीना जोरी। कमला की आवाज़ सुन सभी लोग स्नेहा की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज़ भी स्नेहा के सामान की शिकायत करती है। किसी के मुंह पर स्नेहा की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं तो किसी के बाल काले होने की बजाय सफ़ेद हो जाते हैं। सारी लेडीज़ अपनी अपनी शिकायतें लेकर स्नेहा पर झल्ला पड़ती है और सभी लेडीज़ उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती है। स्नेहा इतनी सारी लेडीज़ को एक साथ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। वो सच में कम दाम में ज़्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती है, जबकि मधु और मोहन जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से मधु कॉस्मेटिक से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर स्नेहा की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते हैं। वो फिर बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने आती है। मोहन जी तो मधु जी को मना करते हैं, परंतु मधु जी उनकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती है और पैसे दे देती है। लेकिन जब स्नेहा 15-20 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती तो मधु जी उससे पैसे मांगते हुए कहती है, बहू, तूने तो 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। मधु जी बड़े आशा भरे स्वर में स्नेहा से बोलती है तो स्नेहा नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया, तूने भी हद ही कर दी है। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू, तू तो बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ। मैंने कब मांगे? 10 दिन के वादे से लिए थे, आज 20 दिन में पहली बार बोला है। आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। ओहो बुढ़िया, तेरे तो ज़्यादा पर निकल आए हैं, कितना बोलना आ गया है तुझे जरा सा काम चलते ही। मेरी आह ना ले बुढ़िया, तू कभी फल फूल नहीं पाएगी। स्नेहा इससे पहले और आगे बोलती मधु जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था, मधु जी को खाना भी बनाना था, तो मधु ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा। क्या जीवन है जी, बेटा बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते। ऐसा कब तक चलेगा जी।
मधु जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा तो मोहन जी बोले, यह आजकल की संतानें ऐसी ही है, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होगी। जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ कर नाश्ता कर हर रोज की तरह मधु जी और मोहन जी दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को हो गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धोया और धूप बत्ती जलाई, तब जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जब स्नेहा ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरे जा रही थी, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। स्नेहा हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का मौका नहीं जाने देती थी। उनके साथ पागलों वाली हरकतें करती रहती थी, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज़्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपत्ति ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर लिया था और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर मधु जी ने स्नेहा से अपने पैसों के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दे, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन स्नेहा फट पड़ी और गुस्से से लाल सास पर भड़के जा रही थी। मधु जी को भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया है जो तू इतना तिड़क रही है। उन दोनों की आवाज़ सुन मोहन जी भी कमरे से बाहर आ गई। बहू थोड़ी तो लाज शर्म रख लिया कर, तेरी सास है वो, सास भी तो माँ ही होती है। मोहन जी ने स्नेहा को समझाते हुए कहा तो स्नेहा और ज़्यादा भड़क गई। माँ, अरे हाँ, ये माँ नहीं डायन है, डायन, जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर भी मांगे जाती है। इतना सुन मोहन जी क्रोधित हो उठे और मधु जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में सचिन भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान। स्नेहा पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सचिन भी कमरे में चला गया। उधर मोहन जी, मधु मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ हो जाएगा। देवी समान सास को भी डायन बोल रही है, मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं जी, बस अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। ये तो बहुत बदतमीज लड़की है, इसे बड़ों के सम्मान का भी नहीं पता। चलो मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो आप। क्यों, तुम नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाऊंगा। और सुबह सामान लेने बाजार भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम फिर किस टाइम खाओगी? ठीक है जी, खा लेती हूँ। दोनों खाना खाते हैं और बहू की हरकत को नज़रअंदाज कर सो जाते हैं। उधर सचिन खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और स्नेहा बैठी हुई सोच में डूबी थी। अरे क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? हाँ अभी सो रही हूँ, तुम सो जाओ। सचिन सो जाता है। स्नेहा ताना बाना बुनती रहती है, बूढ़ों को तो सबक सिखा कर रहूंगी मैं। बहुत एकड़ी आ गई है दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से और ज़्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी स्नेहा नहीं। वो रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोए और कब उनके पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। उसे अपनी खुरापाती में कभी कमरे से बाहर आती, कभी अंदर जाती। फिर बाहर गई, सास ससुर के कमरे में छुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में चूर खर्राटे मार रहे थे। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें मधु जी ने सामान लाने के लिए 20,000 रुपये रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में से कुछ ना मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे हैं पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है, वो अपने मन में सोचे जा रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ती है। हो ना हो बूढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे।
यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी मोहन जी करवट लेते हैं तो स्नेहा घबराकर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वो उसे बाहर निकालकर चेक करती है तो उसमें 20,000 की रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वो पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला ले धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वो पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह मधु जी मोहन जी सुबह सुबह उठ नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला ना पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे अलट पलट कर देखे जा रहे थे। दोनों पसीने से तर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वो रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया। मेरे सामने ही रखे थे मधु, तुमने तो इसमें तो कहाँ गए, किसने उठा लिए? मोहन जी ने घबराते हुए कहा। कहाँ जाएंगे, ये काम स्नेहा के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर चक्के तो आने से रहे। रात उसके साथ कहा सुनी हो गई थी। देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी? तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? मधु जी ने माथे में बल डालते हुए कहा। तो मोहन जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना हो ये बहू का ही काम है, लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो सचिन भी जागने वाला होगा। स्नेहा तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारे मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कह दोनों सचिन के कमरे में चले जाते हैं। सचिन जाग गया होता है। स्नेहा सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख सचिन हैरान रह जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई क्या? बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो। हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को ही शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती फिरती है। मोहन जी ने कहा तो सचिन चिल्ला उठा, जबान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? सचिन की तेज आवाज सुन स्नेहा और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ? सुबह सुबह ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू इतनी भोली मत बन, हमें सब पता है, मधु जी बोली। तो स्नेहा यहाँ भी तिड़क कर बोली, क्या पता है? तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, निकाल हमारे पैसे। इतना सुन स्नेहा गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है तो मोहन जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ। मोहन जी गुस्से में बोलते हैं तो सचिन को गुस्सा आ जाता है। कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़े एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो। तो फिर तलाशी दिलवाना अपने कमरे की, अगर झूठा इल्जाम है तो। सचिन को इतना इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी कर सकती है। उसने झट से बोल दिया, ले लो तलाशी, कर लो अपने मन की। अगर ना मिले ना पैसे तो फिर देखना तुम बुड्ढों की। इतना सुन स्नेहा तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे देती है। सचिन कहता है कि जब तुमने चोरी की ही नहीं तो ले लेने दो तलाशी। स्नेहा अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो सचिन ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। स्नेहा बोलती रही, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन सचिन ने उसे पकड़े रखा और बोला, ले लो तलाशी। जैसे ही मोहन जी अलमारी में घुसे तो वही थैला कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। उसे देखते ही स्नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती है और सचिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो स्नेहा की तरफ देखता है तो स्नेहा खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। ये क्या है बेटा? मधु जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब ये क्या है? मोहन जी भी बोले। सचिन को गुस्सा आ गया और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बूढ़े ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और जरूरी थोड़ी है इसने रखा है। हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छुपा दिया हो। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुन स्नेहा में 1 किलो खून और बढ़ गया। हाँ जी, ये दोनों ही रात मुझे कुछ ना कुछ सुना रहे थे।
मधु जी और मोहन जी गुस्से से देखते रहे तो सचिन बोला, अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, निकलो मेरे कमरे से। सचिन के कुट वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट बाद अचानक सचिन और स्नेहा पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। मोहन जी और मधु जी गुस्से से लाल सचिन और स्नेहा के डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकालोगे, हमारा ही घर, हमें ये आंखें दिखाकर निकालते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। मोहन जी सचिन के और मधु जी स्नेहा के डंडे बजाते हुए बोलते रहते हैं, कपूतो, तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा ना उठाते, हमारी सेवा ना करते, और जो हम बुढ़ापे में खुद करके 2 रोटी चैन की खाना चाहते हैं उसे भी ना खाने देते। बेटा बहू होते हुए भी हमें अपनी बूढ़ी हड्डियों को घिसकर दिन रात मेहनत कर कर पाई पाई जमा करते हैं, वो भी चुरा लेते हो। हम निकालेंगे तुम्हारी हेकड़ी। आई मम्मी, आई बाबूजी, दोनों के मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो हाथों पर ही डंडा बजा दिया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुझे हर काम में सास की बराबरी करने का, अब करिए बराबरी। मधु जी ने दांत भींजते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है ना पत्नी की हर गलत बात को पानी देने का, अब दिए हर बात को पानी। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों का बनाओ और दफा हो जाओ हमारे घर से। मोहन जी और मधु जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वो पीते आए हैं आज वो सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई। आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए हैं दोनों। माँ पापा, हम कहाँ जाएंगे, किराए तक का हिसाब नहीं है, कैसे पूरा करेंगे। ये सब उन्होंने इन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिर चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगे। मोहन जी जो कि पहले ही गुस्से से भरे हुए थे बोले, अब कोई माफी नहीं है, अब अपने घर एक पल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने ही लाड प्यार में तुम्हें बिगाड़ अपने सिर पर काग बुलवाई, लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बूढ़ों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले, हमारे इलाज खर्च को भी 1 पैसा नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया, हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात मधु को परेशान करके रखा, तब कुछ नहीं बोले, लेकिन किसी बात की हद भी होती है और अब वो हद पूरी हो गई। 10 मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा हम बूढ़ों को जलाना चाह रहे थे। सचिन रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी हम कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता, कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। मोहन जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दे दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना ज़रूरी सामान बांध बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। मोहन जी के दोस्त रघु जी के घर पर जाकर पिता से बात करने की उनसे सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए उन्होंने मोहन जी को फ़ोन किया, लेकिन मोहन जी टस से मस न हुए। देख रघु, सारी बात मान लूँगा, बस ये मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची कुची सांस हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा और उनकी बातों से सहमत रघु जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। दोनों बच्चे भी होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर मोहन जी और मधु जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी जो आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। दुकान पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक साधन रख लिए थे और बहुत चैन सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे
उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसे संतान के साथ रहने से क्या फ़ायदा जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना हुआ हो। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।